अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 12 कवर करेंगे, विच इज़ रोल्स एंड बाउंड्रीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। छोटा सा चैप्टर है, 3 मॉड्यूल्स है फ्रॉम 51 टू 53। सो लेट्स गेट स्टार्टेड मॉड्यूल 51। इस चैप्टर में हम सिंपली ये पढ़ेंगे क्लाउड के अंदर कौन कौन से लोग कनेक्टेड होते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, क्या बाउंड्रीज होती हैं। सो फर्स्ट इज़ क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर्विसेज और आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए टू द यूजर्स, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वेब सर्विस, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। नाउ इन क्लाउड प्रोवाइडर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस लेवल एग्रीमेंट के मुताबिक आपको तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं और एसएलए में जो भी आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी के लिए प्रोमिस किए गए होते हैं उनको फुलफिल करना क्लाउड प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, उसको मेंटेन रखना, अपडेटेड रखना और मल्टीपल यूजर्स को एफिशिएंटली सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि एक स्मूथ और रिलायबल सर्विस डिलीवर की जा सके तमाम क्लाउड यूजर्स को। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि जो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर अपना खुद का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जो भी डेटा सेंटर्स होती हैं उन सब की ओनरशिप इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास ही होती है। बट जो दूसरे कुछ स्मॉल लेवल के जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऐसे भी करते हैं कि वो दूसरे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेकर रीसेल करते हैं। दूसरा होता है क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स की दी गई सर्विसेज को यूज़ करती है। ये कंज्यूमर्स या तो रेंट कर रहे होते हैं आईटी रिसोर्सेज को, या फिर लीज पे ले रहे होते हैं, यानी एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे होते हैं। नाउ कैसे एक्सेस करते हैं ये, अगर तो कोई इंडिविजुअल इंसान या ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूआई के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं सर्विसेज को, और अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो एपीआईज के थ्रू इन सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। नाउ एक क्लाउड कंज्यूमर होता है जो एक इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक क्लाउड सर्विस कंज्यूमर होता है जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इन क्लाउड सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एपीआईज के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं इन सर्विसेज को, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो बेसिक डिफरेंस कि क्लाउड कंज्यूमर एक इंडिविजुअल इंसान और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इन क्लाउड सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट, क्लाउड सर्विस ओनर। नाउ क्लाउड सर्विस ओनर एक ऐसी एंटिटी, यानी एक ऐसी इंडिपेंडेंट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन तमाम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को कंट्रोल करती है और ओन करती है। यानी एक क्लाउड बेस्ड सर्विस की ओनरशिप जिसके पास हो, जिसके पास फुल कंट्रोल हो, मैनेजमेंट कंट्रोल, उसको हम क्लाउड सर्विस ओनर कहते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ पॉसिबल केसेस दिए गए हैं, जैसे कि क्लाउड कंज्यूमर एज अ ओनर। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी अपनी ऐप अपने ही क्लाउड सर्वर पर होस्ट करती है तो वो अपनी ही रिसोर्सेज एज अ कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। यानी जब कोई कंज्यूमर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी एप्लीकेशन को अपने ही सर्वर्स पर होस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी ही सर्विसेज खुद कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉसिबल केस, क्लाउड प्रोवाइडर एज ओनर। यानी जब जो ओनर है वो दूसरे यूजर्स के लिए सर्विसेज और रिसोर्सेज ऑफर करे, जैसे कि अगर कोई क्लाउड बेस्ड ईमेल या फिर स्टोरेज सर्विस है जो दूसरे यूजर्स के लिए किसी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से ऑफर की जा रही है, तो उसमें जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एज अ ओनर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो क्लाउड सर्विस ओनर होता है, इट मे नॉट ओन द अंडरलाइंग आईटी रिसोर्सेज। मतलब आप कोई सर्विस ओन कर सकती हैं, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, तो वो सर्विस आपकी पर्सनल सर्विस है, आप वो ओन करते हैं बगैर वो फिजिकल सर्वर्स या वो फिजिकल कंप्यूटर्स ओन करे थे जिन पर वो वेबसाइट या फिर वो ऐप रन हो रही है। यानी जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है, वो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी अपनी सर्विस है, वो आप ओन करते हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास है। लेकिन वो सर्विस जिस रिसोर्सेज पर, आईटी रिसोर्सेज पर रन की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आप ओन करते हो एज अ क्लाउड प्रोवाइडर। नाउ ये जो हमने रोल्स पढ़े इनका आपस में क्या रिलेशन है। क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंज्यूमर उन सर्विसेज को यूज़ करता है, और क्लाउड सर्विस ओनर वो उन एप्लीकेशन और सर्विस को जो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं उसको ओन करता है। नाउ ये क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस ओनर दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो अगेन वही बात है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो क्लाउड रिसोर्सेज को सप्लाई करता है, मैनेज करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंज्यूमर उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और क्लाउड सर्विस ओनर उस सर्विस को ओन करते हैं, और वो सर्विस जिस आईटी रिसोर्सेज पर रन की जा रही है वो उसको ओन कर भी सकते हैं और नहीं भी।
नाउ ये क्लियर रोल्स इसलिए डिफाइन की जाती हैं ताकि हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जा सके, ताकि हम ये चीज़ एक बाउंड्री क्रिएट कर सकें और ये चीज़ क्लियर हो सके कि किस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल 52 क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। ये बेसिकली जो भी क्लाउड रिसोर्स होती है उसके एडमिन होता है, जो क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ ये क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है? फर्स्ट, क्लाउड कंज्यूमर खुद भी हो सकता है। अगर कोई कंज्यूमर एज अ क्लाउड सर्विस ओनर एक्ट कर रहा है, यानी वो अपनी तमाम सर्विसेज को खुद डिप्लॉय कर रहा है, खुद कॉन्फ़िगर कर रहा है, सेटअप कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना और कंट्रोल करने के लिए एक्सेस उसके पास है, तो इसलिए यहाँ पर वो क्लाउड कंज्यूमर एज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट कर सकता है। सेकंड, क्लाउड प्रोवाइडर। जब किसी क्लाउड सर्विस को रिसोर्सेज को विद इन क्लाउड एनवायरनमेंट मैनेज या कंट्रोल किया जा रहा होता है, तब वो जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो एज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करता है, और उसका काम होता है कि इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो भी इंटरनल सर्विसेज हैं, यानी जिसका यूज़र से कोई ताल्लुक नहीं है, बैकएंड पे चीज़ों को मैनेज की जा रही है, उन सबको कंट्रोल करना, हैंडल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्लाउड प्रोवाइडर की, जब वो एज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा होता है। यानी एक सिंपल वे में समझते हैं, जब कोई क्लाउड प्रोवाइडर एज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट कर रहा होता है, इसका मतलब जो भी बिहाइंड द सीन्स जितना भी काम होता है बैकएंड पे, उसको मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना, यानी जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सर्वर्स हो गए, आपकी स्टोरेज हो गई, नेटवर्किंग हो गई, उनके अपने क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर, यानी जिस क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें रन हो रही है उसको वो ओन करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी से नहीं ले रहे हैं, तब जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्सटर्नल होती है, यानी जिसका उस क्लाउड प्रोवाइडर से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हायर किया जाता है क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। यानी जब आप एज अ क्लाउड प्रोवाइडर किसी कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो अपनी चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये आपकी एज अ क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस काम के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप एक थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। नाउ ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से भी काम कर सकती हैं और क्लाउड कंज्यूमर्स की तरफ से भी। नाउ अगर कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की तरफ से काम कर रही है तो समझ आते, बट कंज्यूमर की तरफ से कैसे काम करेगी? आप इसको एक एनालॉजी से समझें कि आपने एक एजेंट के थ्रू एक अपार्टमेंट खरीदा है। आपने अब अपने इस अपार्टमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर की है। जो अपार्टमेंट है वो उसकी ओनरशिप आपके पास है, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल उस अपार्टमेंट के जो भी मसले हैं वो आपको फिक्स नहीं करने। जैसे अगर कोई टॉयलेट खराब है तो वो आपको फिक्स नहीं करना, या फिर उस अपार्टमेंट को आपने किसी को रेंट पे दिया है तो उन सब किराएदारों को आपको मैनेज नहीं करना। तो इस काम के लिए आपने एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर कर ली। नाउ जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो पूरी बिल्डिंग को ओन करता है, यानी एज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें कि उस पूरी बिल्डिंग को ओन करता है कौन? क्लाउड प्रोवाइडर। उस बिल्डिंग में आपने एक अपार्टमेंट लिया है और उस अपार्टमेंट की चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर की है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, ये एज अ थर्ड पार्टी आपके लिए काम कर रही होती है, यानी आप अपने अपार्टमेंट की चाबी उनको दे देती हैं, वो तमाम किराएदारों को मैनेज करते हैं, जो भी चीज़ों में रिपेयरिंग की ज़रूरत है उनको रिपेयर करते हैं, आपके बिहाफ पर बिल्स पे कर रहे होती हैं। तो इस तरह जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कस्टमर के बिहाफ पर भी काम करती हैं और प्रोवाइडर के बिहाफ पर भी काम करती हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये आईटी रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करने, यानी स्क्रैच से सेटअप करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए और टाइम टू टाइम उनकी मेंटेनेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ इन रूल्स के अलावा कुछ एडिशनल रूल्स भी होते हैं क्लाउड कंप्यूटर में। सो फर्स्ट इज़ क्लाउड ऑडिटर। ऑडिट करने का डिक्शनरी मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना, बट यहाँ पर क्लाउड ऑडिटर का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी क्लाउड सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली चेक करे, इवैल्यूएट करे। क्लाउड ऑडिटर एक तरह का सिक्योरिटी इंस्पेक्टर होता है जो आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और परफॉर्मेंस को एक्सेस करके ये इंश्योर करता है कि हर चीज़, हर सर्विस रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से है या नहीं। और जब ये क्लाउड ऑडिटर्स किसी सर्विस को या किसी रिसोर्स को ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे क्लाउड कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको मदद मिलती है ये डिसीजन लेने में कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर उनके लिए बेहतर है, बाय कंपेयरिंग दोज रिपोर्ट्स। फिर होता है क्लाउड ब्रोकर। क्लाउड ब्रोकर एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। सिंपली जिस तरह आपको जब कोई घर चाहिए होता है तो आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करते हैं,
वो घर बेचने वाले को और घर खरीदने वाले को, वो दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। इसी तरह क्लाउड ब्रोकर होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है। ये कंज्यूमर्स को हेल्प करता है उनकी डिमांड की, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कौन सी उन्हें क्लाउड सर्विस चूज़ करनी चाहिए, ये चूज़ करने में, और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ डील्स को निगोशिएट करने में, यानी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक फीचर्स ऐड करना और प्राइसिंग आगे पीछे करना, इन सब चीज़ों को निगोशिएट करने में हेल्प करता है। देन होता है क्लाउड कैरियर। क्लाउड कैरियर जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्योंकि क्लाउड पूरा इंटरनेट पर बेस करता है, क्लाउड प्रोवाइडर को सर्विसेज देने के लिए इंटरनेट चाहिए और क्लाउड कंज्यूमर्स को वो सर्विसेज यूज़ करने के लिए इंटरनेट चाहिए। तो इन दोनों को इंटरनेट के ज़रिए आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनका नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बीच में क्लाउड कैरियर्स होते हैं, जो कि टिपिकली आईएसपीज होते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो इन क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और उनका डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं और क्लाउड कैरियर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में एक एसएलए एग्रीमेंट होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसमें नेटवर्क की परफॉर्मेंस, डेटा जब ओवर द इंटरनेट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो इनक्रिप्टेड होगा या नहीं, तो इस चीज़ की सिक्योरिटी और रिलायबल कनेक्टिविटी, यानी जो नेटवर्क कनेक्शन दिया जाएगा बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर, वो रिलायबल होगा या नहीं, वो उसमें कोई फेलियर तो नहीं होंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इन सब चीज़ों को एसएलए एग्रीमेंट बनाए जाते हैं बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कैरियर। यहाँ पर अगर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना, और ये एडमिनिस्ट्रेटर कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, और कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। देन क्लाउड ऑडिटर होता है, इसका काम होता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को चेक करना, ये इंश्योर करना कि जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो वैसे ही है जैसे एसएलए में प्रॉमिस की गई थी। देन क्लाउड ब्रोकर होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। देन क्लाउड कैरियर होता है जो इन दोनों के बीच में, बिटवीन द प्रोवाइडर्स एंड द कंज्यूमर्स, इन दोनों के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी फराहम करता है। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल 52, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री एंड ट्रस्ट बाउंड्री। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद आईटी रिसोर्सेज पर उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल और लिमिट डिफाइन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री किसी भी कंपनी के टेक्नोलॉजी के अराउंड एक बाउंड्री वॉल की तरह होती है, जो क्लियरली ये डिफाइन करती है कि कौन से आईटी रिसोर्सेज कंपनी के अपने हैं, यानी कौन से आईटी रिसोर्सेज के कंपनी के पास ओनरशिप है, कौन से रिसोर्सेज कंपनी मैनेज करती है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन से रिसोर्सेज किसी और के हैं, जैसे कि कोई वेंडर या फिर पार्टनर या फिर कोई थर्ड पार्टी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री सिंपली रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से आईटी रिसोर्सेज इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। उन रिसोर्सेज में सर्वर्स, डेटा हो सकता है, नेटवर्क हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का फुल कंट्रोल होता है और जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ क्लाउड प्रोवाइडर्स की भी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री होती है, और उनका क्लाउड प्रोवाइडर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होता है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली यूज़र या फिर कोई यूज़र कंपनी या फिर कोई ऐसी टीम जो क्लाउड सर्विसेज रेंट आउट कर रही हैं वो हो सकती हैं। कोई भी एंटिटी जो क्लाउड के अंदर रन होने वाली एप्लीकेशंस को यूज़ करती है, डेटा को मैनेज करती है और उसके लिए पे करती है, बट एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन नहीं करती, वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में कंज्यूमर की बाउंड्री होती है और एक प्रोवाइडर की बाउंड्री होती है, जो दोनों के रोल्स और कंट्रोल्स को डिफाइन करती है। नेक्स्ट, ट्रस्ट बाउंड्री क्या होती है? ट्रस्ट बाउंड्री एक ऐसी लिमिट होती है जिसके अंदर मौजूद आईटी रिसोर्सेज को सिक्योर और ट्रस्टेड समझा जाता है, यानी इस बाउंड्री में मौजूद पॉलिसीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग रखा जाता है और सिक्योर रखा जाता है कि जो आईटी रिसोर्सेज इस बाउंड्री के अंदर होते हैं उनको ट्रस्टेड कंसिडर किया जाता है। इस ट्रस्ट बाउंड्री के ज़रिए हम ईज़िली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ट्रस्टेड रिसोर्सेज और अनट्रस्टेड रिसोर्सेज में, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं अपने डेटा को, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्सेज को सिक्योर रखने के लिए वो इसी बाउंड्री के अंदर अप्लाई की जा रही होती हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रही होती है तो वो क्लाउड कंज्यूमर बन जाती है, तब उसको अपनी ये ट्रस्ट बाउंड्रीज एक्सटेंड करनी पड़ती हैं, बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्सेज रेंट आउट कर रही है जिस पर उसका डायरेक्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है।
तो यहाँ पर अपने डेटा और अपने रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बाउंड्री के अंदर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश किए जाती हैं। नाउ क्योंकि जब आप अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रहे होते हैं तो आप क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा आपके डेटा का कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है, आपका डेटा एक्सटर्नली स्टोर हो रहा होता है, तो यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से मैनेज की जा रही होती है। तो आप अपना डेटा किसी भी ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर के पास नहीं स्टोर करेंगे जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। ये जो सिक्योरिटी होती है ये सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दोनों पे, क्लाउड कंज्यूमर और क्लाउड प्रोवाइडर दोनों पे डिपेंड करती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री का सिंपली मतलब है सोर्सेज की ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास है, और ट्रस्ट बाउंड्री का मतलब है कि कौन कौन से रिसोर्सेज ट्रस्टेड हैं और सिक्योर्ड हैं। सो यहाँ पर ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ। अगर हम इसको समराइज़ करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री ओनरशिप डिफाइन करती है आईटी एसेट्स के ऊपर। क्लाउड में मल्टीपल तरह की ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज होती हैं। हमने फिर पढ़ी ट्रस्ट बाउंड्री, जिसमें ये डिफाइन किया जाता है कि कौन कौन से आईटी रिसोर्सेज ट्रस्टेड हैं। क्लाउड के अंदर जब कोई कंज्यूमर किसी क्लाउड प्रोवाइडर से आईटी रिसोर्सेज ले रहा होता है तो उसको अपनी ट्रस्ट बाउंड्री एक्सपेंड करनी पड़ती है, क्योंकि डेटा ओवर द क्लाउड स्टोर करने के लिए उसको क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लाउड कंज्यूमर होता है वो सिक्योरिटी के मामले में क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट होता है, उस पर रिलाई कर रहा होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो दोनों कंज्यूमर और प्रोवाइडर दोनों पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पर हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ। टोटल 3 मॉड्यूल्स थे इस चैप्टर में, 51, 52, 53। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है सो कमेंट डाउन बिलो। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Until the next video, Allah Hafiz.